दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और ना ही वो दौर साधारण था। महात्मा गांधी, जिन्हें हम सभी अच्छे से जानते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय और सर्व नेता थे, लेकिन असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद उन्होंने अपना पूरा वक्त समाज सुधार कार्यों में लगा दिया था। या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि एक तरह से गांधी जी राजनीति से बिल्कुल दूर हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने अंग्रेजों के नमक कर से लोगों को परेशान होता देखा, तब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो इस नमक कर को हटाकर रहेंगे। और फिर उन्होंने न केवल ब्रिटिश सरकार को बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। दोस्तों, अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च शुरू किया था, उसे एक युगांतर कार्यकारी घटना माना जाता है, जिसने न केवल ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी, बल्कि आजादी के सपने को साकार करने में एक प्रमुख भूमिका भी निभाई। नमक सत्याग्रह के जरिए महात्मा गांधी जी ने न सिर्फ ब्रिटिश कानून को चुनौती दी थी, बल्कि भारतीय जनता में ये विश्वास दिलाया था कि आजादी के रास्ते में सत्य का प्रयोग करते हुए वो हर उस काले कानून का विरोध करेंगे जो हमें हमारे अधिकार हासिल करने से रोकते हैं या फिर दूर करते हैं। एक्चुअली हुआ ये था, 1835 में भारत देश के प्रांत एक एक करके जब अंग्रेजों के कब्जे में जा रहे थे, उसी समय अंग्रेजों ने भारत में नमक पर कर यानी टैक्स लगा दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि नमक पर कई तरह के कानून भी थोप दिए थे। अब हुआ ये कि इस कर की वजह से भारतीय नमक का दाम बढ़ गया था और इस वजह से भारत के लोगों के लिए, खासकर गरीब लोगों के लिए नमक खरीदना बहुत मुश्किल हो गया था। इतना ही नहीं, नमक पर जो कानून बनाए थे अंग्रेजों ने, उसके बाद तो भारत के लोगों के लिए नमक का इकट्ठा करना, बनाना या फिर बेचना गैर कानूनी हो गया था। अब अगर भारत में अंग्रेजों के अलावा कोई भी नमक बनाता या बेचता तो उसे 6 महीने की जेल हो जाती थी। हालांकि उस वक्त नमक के अलावा कपड़ा, चाय पर भी ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था। गुलामी के दिनों में जब देश आज़ादी चाहता था, तब हर भारतीय अंग्रेजों के शासन के खिलाफ गुस्से से और नफरत से भरा हुआ था। और नफरत भी ऐसी कि जो कभी भी एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती थी। और ऐसे में नमक पर टैक्स लगाने की वजह से भारतीयों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा था। ये सब देखकर गांधी जी भी बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि नमक पर हर भारतीय का हक है। भारतीय लोग दिन रात काम करके पसीना बहा रहे हैं और उन्हें ही नमक नहीं मिल पा रहा। ये गांधी जी की नज़र में अन्याय था। इस पर गांधी जी ने अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी कई बार लेख के जरिए निकाला, लेकिन उन्हें वो जवाब नहीं मिला जो वो चाहते थे। एक बार फिर 1929 लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने, जिसमें एक मांग उन्होंने नमक पर लगे कर को हटाने की थी। लेकिन बाकी की 10 मांगों के साथ साथ गांधी जी की ये मांग भी ठुकरा दी गई। बस फिर क्या था, भारतवासियों को नमक पर लगे कानून से मुक्त कराने और अपने अधिकार वापस लेने के लिए गांधी जी ने एक योजना बनाई और एक कार्यक्रम आयोजित किया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की बातों को, उनकी डिमांड्स को, उनके कमांड्स को न मानना बिना किसी हिंसा के। अब सवाल ये आता है कि गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी वायसराय के सामने, लेकिन उन्होंने नमक को ही क्यों चुना आंदोलन के लिए? क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि जिस तरह से हवा और पानी इंसान की खास जरूरत है, ठीक उसी तरह से नमक भी इंसान के लिए उतना ही जरूरी है। और इस नमक की वजह से सभी भारतीयों को जोड़ा भी जा सकता है विरोध करने के लिए। इसलिए ऐसी जरूरी चीज पर टैक्स लगाना गैर मानवीय तत्व है। बस फिर वो दिन आया जब नमक कानून के खिलाफ शुरू हुआ दांडी सत्याग्रह। 9 मार्च 1930 को साबरमती के किनारे हजारों लोग इकट्ठे हुए गांधी जी को सुनने के लिए। कहा जाता है कि इस वक्त 75,000 से भी ज्यादा लोग गांधी जी को सुनने के लिए पहुंचे थे। गांधी जी ने यहीं से दांडी मार्च की घोषणा की और कहा कि साबरमती के किनारे शायद ये मेरे आखिरी शब्द हो। अहिंसा अपनाते हुए हमने बहुत संघर्ष किया है। अगर महिलाएं भी चाहें तो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में खड़ी रह सकती हैं। और फिर शुरू हुआ ऐतिहासिक दांडी मार्च। और फिर इस दांडी मार्च की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को। इस दिन से गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से एक पैदल यात्रा शुरू करी, जो समुद्र तटीय गांव दांडी में जाकर खत्म होनी थी। ये यात्रा 240 मील की थी। शुरुआत में करीब 78 लोगों के साथ गांधी जी ने ये यात्रा शुरू करी। ये जो यात्रा थी, ये 24 दिन तक चली और इस यात्रा के दौरान गांधी जी व उनके साथी रोज 16 से 19 किलोमीटर तक चलते थे। लेकिन जिस भी रास्ते पर वो चलते, लोग इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनके साथ जुड़ते जाते। पहले दिन गांधी जी और उनके सहयोगी 21 किलोमीटर चले और सबसे पहले असलाली गांव पहुंचे।
गांधी जी के असलाली गांव पहुंचने पर गांव के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और फिर गांधी जी ने वहां पहुंचकर 4,000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया, यानी भाषण दिया, और कहा कि जब तक नमक पर लगने वाला कर हटाया नहीं जाएगा तब तक मैं वापस आश्रम नहीं लौटूंगा। और फिर वहां पर रात गुजारने के बाद अगले दिन फिर उन्होंने अपनी दांडी यात्रा को जारी रखा। इसी तरह से गांधी जी रात गुजारने के लिए अलग अलग गांवों में रुकते और जैसे जैसे अगली सुबह आगे बढ़ते जाते वैसे वैसे हजारों की संख्या में लोग उनसे जुड़ते जाते और ये जुलूस बढ़ता जाता। इस बढ़ते जुलूस को देखकर लोग इसे सफेद बहती नदी कहने लगे, क्योंकि इसमें सभी लोगों ने सफेद खादी पहनी हुई थी। लगभग 15 दिनों के बाद दांडी मार्च नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गया। वहां गांधी जी ने और दांडी मार्च में शामिल लोगों ने कुछ देर आराम किया। लगभग 24 दिनों में 387 किलोमीटर चलने के बाद समुद्र का किनारा नजर आने लगा। आखिरकार 5 अप्रैल 1930 की सुबह महात्मा गांधी के साथ हजारों लोगों का जुलूस दांडी पहुंचा। दांडी में सरोजनी नायडू ने गांधी जी का स्वागत किया। दांडी पहुंचने पर सबसे पहले गांधी जी ने एक घर में कुछ घंटों आराम किया। फिर आराम करने के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया और नमक पर लगने वाले कर के खिलाफ जंग के लिए लोगों को तैयार किया, जो अगली सुबह शुरू होने जा रही थी। गांधी जी ने इस भाषण में ये साफ साफ कहा कि जिन लोगों को ब्रिटिश सरकार से डर लगता है वो वापस जा सकते हैं, और जो लोग गोली खाने के लिए या जेल में जाने के लिए तैयार है वो लोग मेरे साथ रुक सकते हैं। और फिर अगली सुबह 6 अप्रैल 1930 ऐतिहासिक दिन सुबह गांधी जी का भाषण और दिनों से कुछ ज्यादा देर तक चला और फिर अब्बास अय्यर और सरोजनी नायडू को अपना उत्तराधिकारी बताकर समुद्र की ओर चल पड़े। अब इधर गांधी जी के नमक आंदोलन के प्रभाव को बढ़ता देखकर अंग्रेजों ने समुद्र के किनारे पड़े नमक को कीचड़ में मिला दिया था, लेकिन गांधी जी फिर भी माने नहीं। उन्होंने उसी कीचड़ में दबे नमक को एक मुट्ठी में भरा और अंग्रेजों के नमक पर एकाधिकार के घमंड को तोड़ा और कहा कि इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। ऐसा करके गांधी जी ने देश को ये बताया कि अब टाइम आ गया है कि नमक अब खुद से बनाया जाए। अब पूरे देश में लोग अपने अपने तरीके से नमक बनाने लगे और जरूरत के हिसाब से लोगों को नमक बांटा भी जाने लगा। ये सब देखकर अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने लोगों पर बहुत जुल्म किए, जिसमें कई लोग घायल हुए, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। फिर भी लोग माने नहीं, उन्होंने नमक बनाने का काम जारी रखा। ये दांडी मार्च की सबसे बड़ी जीत थी। अब नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी के साथ साथ 80,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में भेज दिया गया। ये आंदोलन पूरा 1 साल चला। नमक मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया। सभी जगह लोग अवैध नमक बनाने लगे। दूसरी जगह पर भी इसी तरह के मार्च हुए। गांधी जी के सहयोगी और मित्र श्री रामगोपालचारी ने त्रिची से वेदारण्यम तक एक और मार्च चलाया, लेकिन इन्हें भी जेल में डाल दिया गया। इधर के लप्पन ने भी मालाबार रीजन में कालीघाट से पय्यानूर तक दांडी मार्च को नेतृत्व किया। इधर गांधी जी के एक दोस्त अब्दुल गफ्फार खान या फ्रंटियर गांधी ने पेशावर में सत्याग्रह शुरू किया। वहां लगभग 250 सत्याग्रही थे, जिन्हें खुदाई खिदम तगार के नाम से जाना जाता था। उन पर भी सरकार ने गोलियां चलाई और उन्हें मार डाला। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और नमक कानून को तोड़ा। इस सत्याग्रह से ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से हिल गई और चिंता में आ गई कि अहिंसक विरोध से कैसे निपटा जाए। इसलिए अंग्रेजों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी काफी बदनामी झेलनी पड़ी। आखिरकार अंग्रेज प्रशासन को हार माननी पड़ी और गांधी जी को रिहा करना पड़ा। लॉर्ड इरविन ने उनके साथ भारत सुधार के बारे में बात की और एक गांधी इरविन समझौता किया, जिसके परिणाम में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस आंदोलन से गांधी जी ने यह साबित किया कि अहिंसा के द्वारा भी लड़ाई की जा सकती है। दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना